नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज भी ब्रिक्स कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति लुइज सिल्वा के साथ पीएम की द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ व्यापार, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा होगी। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा की गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिक्स सदस्य के रूप में इंडोनेशिया, बेलारूस शामिल हुए। बोलीविया, कजाकिस्तान, गणराज्य क्यूबा, नाइजीरिया भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी ब्रिक्स कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ब्रिक्स कार्यक्रम में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति लुइज सिल्वा के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। व्यापार, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा होगी। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज भी ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। आज के कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, दर्शकों को बताइए। देखिए, ब्राजील के रियो में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री आज भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आज बड़ी द्विपक्षीय वार्ता ब्राजील के साथ होगी और ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की जब आज द्विपक्षीय वार्ता होगी, उस दौरान भारत और ब्राजील के बीच कई ऐसे बड़े समझौते हो सकते हैं जो दोनों देशों के लिए बेहद अहम कहे जा सकते हैं। व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, आंतरिक स्वास्थ्य समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और ब्राजील एक दूसरे के साथ चर्चा करेगा और एक दूसरे के साथ दोनों देशों की प्रगति के लिए द्विपक्षीय समझौते भी होंगे। सबसे बड़ी खास बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूदगी से कई देशों के लिए बेहद अहम कहा जा सकता है, क्योंकि जो देश ब्रिक्स के सम्मेलन में पहली बार शामिल हो रहे हैं उनका सभी की तरफ से स्वागत किया, क्योंकि भारत ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है और शुरुआत से ही है। और इसमें अगर नए देशों की बात की जाए तो इन देशों को ब्रिक्स के सम्मेलन में इस बार जगह दी गई और उनको एक साथ चलने के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इंडोनेशिया, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान जैसे देशों को ब्रिक्स में सदस्य के तौर पर जगह दी। इसे कहा जा सकता है कि अमेरिका के झटके के तौर पर, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से ये ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत से पहले ही कहा गया था कि इसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी भारत, चाइना और रूस जैसे तमाम देशों ने इसकी पहल की और उसकी हुई और इसमें नए देशों को जोड़ने से कहा जा सकता है कि ब्रिक्स सम्मेलन और ब्रिक्स संगठन ये बेहद मजबूत हुआ है। पश्चिमी देशों को किनारे कर बढ़ने वाले इस संगठन से भारत की मौजूदगी और उसके प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना, शामिल होना और द्विपक्षीय वार्ताओं में बढ़ना, और इसके लिए सबसे खास बात है कि भारत इसकी अगली साल मेजबानी करेगा। जब 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन होगा तो भारत को मेजबानी मिली और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से ब्रिक्स के सभी सदस्यों का धन्यवाद भी किया गया और कहा गया कि भारत इसकी मेजबानी बेहद शान शौकत के साथ करेगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ब्रिक्स सम्मेलन में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो आज भी व्यापार, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीआर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई है। नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। तो तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
आगे भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो एनसीआर में सुबह सुबह तेज बारिश, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में बारिश हुई और आगे भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में बारिश हुई है और आगे भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से नोएडा, गाजियाबाद में आज सुबह मौसम सुहावना हुआ है, बारिश हुई है और आगे भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अखिलेश जी, देखिए, मौसम विभाग ने पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और मौसम के विभाग के कहा था कि दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। आज सुबह तड़के ही ये देखने को मिला। मौसम विभाग की जो अनुमान था वो संभावना बिल्कुल सटीक बैठी और दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और काले बादल छाए रहे। इससे कई इलाकों में पानी का जलभराव हुआ। सुबह सुबह लोगों को ऑफिस के लिए निकलने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी दिल्ली के अंदर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिन में अभी और भी बारिश हो सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की उम्मीद है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट के साथ आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगे भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा लेखा विभाग का नियंत्रक सम्मेलन आज होगा। 7 से यानी आज से इसकी शुरुआत होने वाली है, 9 जुलाई तक चलेगा नियंत्रक सम्मेलन 2025। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में सीडीएस जनरल अनिल चौहान शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, सम्मेलन में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, वित्तीय सलाहकार भी शामिल होंगे। रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। समीक्षा संस्थागत नवाचार का प्रमुख मंच होगा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, रक्षा लेखा विभाग का नियंत्रण सम्मेलन आज से इसकी शुरुआत होने वाली है, 9 जुलाई तक चलेगा। इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास अखिलेश जी? देखिए, रक्षा विभाग का रक्षा लेखा नियंत्रक 2025 का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले रक्षा नियंत्रक सम्मेलन के अंदर सबसे खास बात यह है कि जो सुरक्षा के क्षेत्र में नए रिसर्च होने हैं, जो अब तक रणनीति चल रही है उसकी समीक्षा की जानी है। कुछ ऐसे नीतिगत फैसले हैं जिन पर चर्चा की जानी है और संस्थागत रिसर्च जो लगातार चलते हैं उनको और बढ़ावा देने को लेकर भी इस पर सम्मेलन में लगातार 7 से 9 जुलाई तक चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में और वित्त को लेकर जो लेखा विभाग के तरफ से जो अधिकारी होते हैं और सिविल सेवक होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, थिंक टैंक होते हैं, हितधारक होते हैं, जिनको एक साथ लाने का काम किया जाता है, इनके थिंक टैंक स्तर के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो अपने स्तर से इसमें विचार रखें और कैसे रक्षा विभाग के बजट को और रक्षा विभाग के बजट का इस्तेमाल को और रक्षा विभाग के बजट के से जो नीतिगत और आर्थिक फैसले लिए जाते हैं उनको ऐसी दिशा में फैसला लिया जाए, ऐसे दिशा में एक रणनीति तय की जाए और ऐसी दिशा में उस रणनीति का पालन करके आगे बढ़ा जाए ताकि रक्षा के क्षेत्र में भारत मजबूत हो, रक्षा के क्षेत्र में भारत की आर्थिक मजबूती आए और रक्षा के क्षेत्र में जो भारत लगातार आयात कर रहा है वो निर्यात की दिशा में बहुत तेजी के साथ बढ़े। ऐसे
नवागत रिसर्च हो और ऐसे रिसर्चों के साथ इन तरह की भारत की नींव मजबूत हो, ताकि भारत को एक रक्षा के क्षेत्र में देश दुनिया में एक बड़े मुकाम पर देखा जा सके। इसी चीजों को लेकर 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक रक्षा क्षेत्र के तमाम विशेषज्ञ जुटेंगे और वो अपने संबोधन में रक्षा क्षेत्र में और भारत को क्या मजबूती इस क्षेत्र में मिल सकती है और भारत में दुनिया में भारत का नाम रक्षा के माध्यम से कैसे बढ़ सकता है और तेज हो सकता है, इसको लेकर पूरा 3 दिनों तक चलेगा। और इसके अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना भी उद्बोधन देंगे और उसमें रक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसका भी रखेंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से रक्षा लेखा विभाग का नियंत्रण सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। 9 जुलाई तक ये सम्मेलन चलेगा और इस सम्मेलन से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर दौरा है। तो धर्मपाल सिंह के पैतृक गांव भूरापुर जाएंगे सीएम योगी। स्वर्गीय माता भाग्यवती देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें, आज दोपहर करीब 3:15 पर सीएम योगी उनके गांव पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दोपहर 3:15 का समय जब गांव पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जिला प्रशासन सीएम के दौरे की तैयारियों में जुटा है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, आज बिजनौर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। धर्मपाल सिंह के पैतृक गांव भूरापुर जाएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो आज बिजनौर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज बिजनौर के दौरे पर हैं सीएम योगी। प्रशासन की तरफ से उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री जो धर्मपाल सिंह हैं, उनकी मां का निधन जो है कल वो परसों देर रात हो गया था। उसके बाद जो है कई ऐसे कार्यक्रम थे जिनको स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी और सरकार का भी जो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। दोनों डिप्टी सीएम कल उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 125वीं जयंती पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। उनकी प्रतिमा माल्यार्पण करना था, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले वो व्यक्ति हैं जो जनसंघ की स्थापना की और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में आपने देश और कई प्रदेशों में सरकार चल रही है। तो उनकी जयंती पे भी एक कार्यक्रम होना था, इसलिए उनके कार्यक्रम में शामिल होना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके अंतिम यात्रा पे संगठन महामंत्री के मां के जो निधन हुआ अंतिम यात्रा में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज क्योंकि उनके घर जाएंगे और शोक संवेदना अपना व्यक्त करेंगे। संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं संगठन महामंत्री के ही नेतृत्व में अधिकतर देखे जाते, जो तैयारी होती है संगठन को कैसे आगे लगाया जाए, किस अभियान में लगाया जाए, वो सब पूरी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे जो है सरकार हो चाहे कोई भी संगठन का नेता हो, हर व्यक्ति वहां पहुंच के अपना शोक व्यक्त कर रहा है। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बिजनौर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर मुरैना से है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। खाना खाने के बाद लोगों को उल्टियां हुई। सांकरा गांव में एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हुए हैं। बीमार लोगों को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है।
सभी बीमार लोगों को फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। पति पत्नी एवं 2 बच्चे सहित 5 लोग बीमार हुए हैं। तो मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल बीमार लोगों को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। सभी बीमार लोगों को फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति पत्नी व 2 बच्चे सहित 5 लोग बीमार हुए हैं। फिलहाल सभी बीमार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाना खाने के बाद इन सभी को उल्टियां हुई। फिलहाल सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। खाना खाने के बाद इन सभी लोगों को उल्टियां हुई। फिलहाल परिजनों ने बीमार हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां साइकिल सवार 2 लोगों को डीसीएम ने कुचला है। हादसे में साइकिल सवार दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। बिहार राज्य के दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। बाग में रखवाली का काम करते थे ये दोनों। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने परिजनों को इस हादसे की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लिया है और साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो थाना रामपुर मनिहारान के ननौता रोड पर यह हादसा हुआ। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रामपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत चाणक्य स्कूल के पास 2 साइकिल सवार व्यक्तियों को डीसीएम वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ये दोनों व्यक्ति बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले थे और यहां पर बाग पर रखवाली का कार्य करते थे। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जो वाहन है उसको पुलिस ने कब्जे पर ले लिया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां शराब पार्टी के दौरान 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट से घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी युवक घटना के बाद से मौके से फरार हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। जलालपुर थाना क्षेत्र के लोधीपुरा इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना जलालपुर के ग्राम लोधीपुरा में रहने वाले बालकिशन राजपूत और राहुल राजपूत के मध्य वाद विवाद के दौरान मारपीट घटना हो गई, जिसमें बालकिशन को चोटें आईं, जिनको सीएचसी सरीला लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। शव को कब्जे पुलिस लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा मृतक बालकिशन के पिता श्याम सुंदर की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, और अब खबर बलिया से है, जहां रेवती थाना क्षेत्र के खारिका में ताजिया दफन कर करबला से वापस लौट रहे लोगों पर एक पक्ष द्वारा किया गया पथराव और फायरिंग में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है, जबकि 2 लोग ईंट लगने से घायल हुए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि 2 लोगों को गोली लगी और 2 लोगों के सिर में चोट आई है। बिजली के तार को लेकर सुबह ये विवाद हुआ। उसी कहासुनी के बाद शाम को जब लोग करबला से वापस लौट रहे थे तब ये घटना हुई। हमारे साथ हमारे ऊपर गोली चलाई गई है। कौन चलाया? सनोज यादव। बात यह है ना कि वो सुबह 2 बजे करीब ये विवाद हुई थी ताजिया को लेकर। जब ताजिया जा रही थी दफन के लिए तो तार जो 2-3 थे एक ही में अजुराए हुए थे। तार को उठाने पर भी ताजिया क्रॉस नहीं हुई। उसके बाद प्रशासन द्वारा हम लोग बोले तो प्रशासन आकर वो तार को हटवा दिया गया। उसके बाद से जब तार को हटवा दिया गया तो वो घर वाले विवाद कर दिए ताजिया में जितने लोग थे उनके साथ। घर के सामने तार को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी में जब ताजिएदार करबले से वापस आ रहे थे तो
यहाँ पे दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। जो करबला से लोग आ रहे थे वो, और जो यहाँ पे जिनके घर के सामने किसी तार को लेकर विवाद हुआ था, इसमें 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें ऐसा लग रहा है कि 2 लोगों के फायर आर्म इंजरी है और एक के हाथ में कलाई में लगी है, एक के पेट में है और बाकी 2 लोगों के सिर में चोटें हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।